बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। आई एम ख्वाजा मोहसिन इनाम। स्टूडेंट्स, इस लेक्चर में हम एक्सरसाइज 7.3 के लास्ट 3 प्रॉब्लम्स सॉल्व करेंगे। आइए स्टार्ट करते हैं। स्टूडेंट्स, दिस इज प्रॉब्लम नंबर 10। स्टेटमेंट इज प्रूव दैट एंगल इन अ सेमी सर्कल इज अ राइट एंगल। स्टूडेंट, सेमी सर्कल यानी हाफ सर्कल, और राइट एंगल से मुराद ऐसा एंगल जो 90 डिग्रीज हो या π/2 के इक्वल हो। इस स्टेटमेंट से मुराद क्या है आपको एक्सप्लेन करता हूं। फर्ज करें कि ये एक सेमी सर्कल, ये इस सेमी सर्कल का डायमीटर, ये डायमीटर के एंड पॉइंट्स। स्टूडेंट्स, सेमी सर्कल के किसी भी पॉइंट से फर्ज करें यहां से अगर हम एंड पॉइंट्स ऑफ डायमीटर की तरफ दो लाइन सेगमेंट्स ड्रॉ करें कुछ इस तरह से, तो ये जो बनने वाला एंगल होगा ये हमेशा 90 डिग्रीज के इक्वल होगा। आप ये जो पॉइंट है ये कहीं पर भी शिफ्ट कर लें, यानी अगर मैं ये पॉइंट यहां पर भी ले आऊं और इस तरह से इस पॉइंट से मैं दो लाइन सेगमेंट्स ड्रॉ कर दूं एंड पॉइंट्स ऑफ डायमीटर पर, तो ये जो बनने वाला एंगल है ये 90 डिग्रीज होगा। आप ये काम किसी भी पॉइंट पर कर सकते हैं इस सर्कमफेरेंस के ऊपर, यानी मैं चाहे पॉइंट यहां पर चूज कर लूं, चाहे पॉइंट यहां पर, कहीं पर भी मैं पॉइंट चूज कर लूं, वहां से अगर मैं दो लाइन सेगमेंट्स एंड पॉइंट्स ऑफ डायमीटर पर ड्रॉ करूंगा तो उन लाइन सेगमेंट्स के दरमियान बनने वाला एंगल डेफिनेटली राइट एंगल होगा। स्टूडेंट्स, ये जो प्रूफ है ये आप ज्योमेट्रिकली भी कर सकते हैं, आप एक प्रैक्टिकल करके देख सकते हैं। कंपास यूज करें, एक सेमी सर्कल बनाएं और देन एंड पॉइंट्स ऑफ डायमीटर से दो लाइन सेगमेंट्स ड्रॉ कर ले सर्कमफेरेंस पर। उन दोनों के दरमियान अगर आप एंगल मेजर करेंगे तो वो हमेशा 90 डिग्रीज होगा। यहां पर हम पढ़ रहे हैं वेक्टर्स, हम इस प्रूफ को वेक्टर्स की मदद से देखेंगे। आइए इसका प्रूफ देखते हैं। स्टूडेंट्स, ये जरा खूबसूरत सा सेमी सर्कल बना लिया। अब हमें एंगल इन अ सेमी सर्कल इज अ राइट एंगल साबित करना है, तो हम इस सर्कमफेरेंस के ऊपर, इस सेमी सर्कल के सर्कमफेरेंस के ऊपर हम एक पॉइंट चूज कर लेते हैं, कोई एक पॉइंट जिसे हम नाम भी दे देते हैं। मैं ये पॉइंट चूज कर रहा हूं यहां पर और इसका नाम है सी। इस पॉइंट को हम इन एंड्स के साथ ज्वाइन कर देते हैं। ये हमने एंड्स के साथ इन पॉइंट्स को ज्वाइन कर दिया। अब स्टूडेंट्स जरा थोड़ी सी नेमिंग कर लेते हैं ताकि हम वेक्टर्स के नाम बाद में बना सकें। ये स्टूडेंट्स, अगर पॉइंट सी है तो मैं इस पॉइंट को ए का नाम दे रहा हूं, इस पॉइंट को बी का नाम दे रहा हूं। ये आप देख रहे हैं कि ये एक्स वाई प्लेन है तो ये ओरिजिन है। अब स्टूडेंट्स, ये हमारे पास बुनियादी तौर पर ये जो दो लाइन सेगमेंट्स हैं ये हमारे पास दो वेक्टर्स बन गए। मैं इनको वेक्टर्स बना देता हूं, ए सी और बी सी। हमें साबित करना है कि ये ए सी और बी सी जो एंगल बना रहे हैं आपस में वो राइट एंगल है। स्टूडेंट्स, अब जरा आप बताएं कि अगर हमें वेक्टर ए सी को वेक्टर बी सी के परपेंडिकुलर साबित करना है तो हमें क्या करना होगा। मैं आपको हिंट देता हूं। 7.3 एक्सरसाइज के साथ हम पढ़ रहे हैं डॉट प्रोडक्ट। दो वेक्टर्स को परपेंडिकुलर साबित करना हो तो हम क्या करते हैं जी, हम उन दोनों का डॉट प्रोडक्ट जीरो के इक्वल ले आते हैं। अगर वेक्टर ए सी और वेक्टर बी सी का डॉट प्रोडक्ट हम जीरो दिखाने में कामयाब हो गए तो हम ये साबित कर लेंगे कि वेक्टर ए सी और वेक्टर बी सी आपस में परपेंडिकुलर है, यानी ये जो सेमी सर्कल में एंगल बन रहा है ये राइट एंगल है। स्टूडेंट्स, अब हमें वेक्टर ए सी और वेक्टर बी सी ये चाहिए। इसके लिए हमें इन पॉइंट्स के पोजीशन वेक्टर्स चाहिए। क्यों? क्योंकि वेक्टर ए सी बुनियादी तौर पर क्या होगा जी, ओ सी माइनस ओ ए। अब ओ सी वेक्टर हमें यहां पर नजर नहीं आ रहा, ओ ए वेक्टर भी नजर नहीं आ रहा। हम यहां पर ये जो ओ ए सेगमेंट है इसे वेक्टर बना लेते हैं, ये बन गया ओ ए वेक्टर, और यहां से हम बना लेते हैं ओ सी वेक्टर। मैं इसको डॉटेड में ड्रॉ कर रहा हूं।
कुछ इस तरह से। ये हमारे पास आ गया वेक्टर OC। डॉटेड में इसलिए ड्रॉ किया कि ये हमारे पास इस स्टोरी में हमें चाहिए तो है, लेकिन असल में हम वर्किंग इन दो वेक्टर्स के लिए कर रहे हैं। अब ये हमारे पास वेक्टर OC माइनस OA हमारे पास बन जाएगा वेक्टर AC। दूसरी तरफ वेक्टर BC के लिए हमें चाहिए OC माइनस OB। OC हमारे पास मौजूद, OB वेक्टर ये हमने बना लिया। अब स्टूडेंट्स हम वर्किंग स्टार्ट कर सकते हैं। यहां पर एक और बात जरा पल्ले बांध लें, वो ये है कि वेक्टर OA का मैग्नीट्यूड, वेक्टर OA का मैग्नीट्यूड, वेक्टर OC का मैग्नीट्यूड और वेक्टर OB का मैग्नीट्यूड किसके बराबर होगा? जी, चूंकि O सेंटर है, O से A, O से C और O से B जो लेंथ होगी वो बुनियादी तौर पर इस सेमी सर्कल के रेडियस के बराबर होगी। सो हम स्टार्ट करते हैं इसका प्रूफ। हम सबसे पहले लिखेंगे रेफर टू रफ डायग्राम। There is a semicircle. नजर आ रहा है सेमी सर्कल। OA वेक्टर मैग्नीट्यूड is equal to magnitude of vector OB is equal to magnitude of vector OC is equal to radius। ये रेडियस के इक्वल है। आप इसे सिंपल R भी लिख सकते हैं। ये मैंने लिख दिया इसे R। फर्दर स्टूडेंट्स आप जरा बताएं कि OA का OB के साथ क्या ताल्लुक है? वेक्टर OA का OB के साथ क्या ताल्लुक बन रहा है? जी, दोनों की लेंथ रेडियस के इक्वल है, दोनों की डायरेक्शन अपोजिट है, तो इसका मतलब है ये एक दूसरे के नेगेटिव वेक्टर हैं। फर्दर वी हैव OA is equal to negative of OB। OA is negative vector of OB। अब स्टूडेंट्स हमें अब वो स्टोरी लिखनी है कि हम ये साबित करने के लिए कि ये राइट एंगल है, हम क्या करेंगे? टू प्रूव दैट एंगल in a semicircle is a right angle, we will show that vector AC is perpendicular to vector BC। अपनी बात साबित करने के लिए हम ये इनफैक्ट साबित करके दिखाएंगे। दैट इज टू से AC परपेंडिकुलर टू BC का मतलब AC वेक्टर डॉट BC वेक्टर इज इक्वल टू 0। ये हम प्रूव करके दिखाएंगे। नाउ टेकिंग लेफ्ट हैंड साइड, AC डॉट BC, हम इन दोनों का डॉट प्रोडक्ट 0 करके दिखाने लगे हैं। AC का ब्रेकअप स्टूडेंट्स OC माइनस OA डॉट BC का ब्रेकअप OC माइनस OB। अब स्टूडेंट्स यहां पर OA है, यहां पर OB है। हमने यहां पर डिस्कस किया कि OA इज नेगेटिव वेक्टर ऑफ OB। हम OB की जगह पर माइनस OA या OA की जगह पर माइनस OB पुट कर सकते हैं। सो मैं यहां पर कर रहा हूं OA की जगह पर माइनस OB पुट कर रहा हूं। माइनस OB पुट करने की वजह से माइनस माइनस हो जाएगा प्लस वेक्टर OB।
ओ सी माइनस ओ बी, रीजनिंग साथ कर देंगे, ओ ए इज इक्वल टू नेगेटिव ऑफ ओ बी। स्टूडेंट्स, अब जरा इस प्रोडक्ट के ऊपर गौर करें। दोनों तरफ सेम वेक्टर्स, यहां पर प्लस यहां पर माइनस। क्या आइडिया आ रहा है जेहन में? जी आपके जेहन में फौरन आया होगा ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी इज इक्वल टू ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। स्टूडेंट्स, ये ए बी नंबर्स हैं, वो जो मल्टीप्लीकेशन है नंबर्स की, वो सिंपल यानी मल्टीप्लीकेशन ऑफ नंबर्स है। यहां पर ये वेक्टर्स हैं और ये डॉट प्रोडक्ट है। सवाल यह है कि क्या डॉट प्रोडक्ट में ये फॉर्मूला एग्जिस्ट करता है? द आंसर इज यस। लेकिन किस तरह से एग्जिस्ट करता है, इसको जरा समझना जरूरी है। मैं आपको इसकी वजाहत करता हूं। स्टूडेंट्स, हम ये डॉट प्रोडक्ट किस तरह से परफॉर्म करेंगे? यहां पर है वेक्टर ओ सी, यहां पर वेक्टर ओ सी, ओ सी डॉट ओ सी, उसके बाद ओ सी का डॉट प्रोडक्ट माइनस ओ बी के साथ, माइनस ओ सी डॉट ओ बी, उसके बाद ओ बी डॉट ओ सी प्लस दोनों तरफ, प्लस ओ बी डॉट ओ सी, उसके बाद ओ बी और ओ बी सेम वेक्टर्स, प्लस माइनस माइनस ओ बी डॉट ओ बी। अब स्टूडेंट्स, ये सिमिलर हैं। आप जानते हैं कि डॉट प्रोडक्ट कम्यूटेटिव होता है, ओ बी डॉट ओ सी या ओ सी डॉट ओ बी, एक ही बात है। यहां पर प्लस है, यहां पर माइनस, तो ये दोनों हो गए कैंसल। अब ओ सी डॉट ओ सी एक वेक्टर का अपने साथ ही डॉट प्रोडक्ट, जी एंगल होगा 0। तो मैं आपको जरा इसका रफ एरिया में बता दूं, u डॉट v इज इक्वल टू यू वी कोसाइन ऑफ थीटा। ये u और v वेक्टर्स, यहां पर u और v का मैग्नीट्यूड। अगर मैं यहां पर कर दूं u डॉट u, तो ये बन जाएगा u स्क्वायर, और कोसाइन थीटा, चूंकि थीटा u और u के दरमियान 0 है, तो कोसाइन 0 हो जाएगा 1। सो यहां पर अगर मैं इस बात को लिखूंगा तो ये आ जाएगा ओ सी मैग्नीट्यूड का स्क्वायर। ओ सी मैग्नीट्यूड आना था, मैंने स्क्वायर बना दिया, माइनस ओ बी मैग्नीट्यूड का स्क्वायर। अब स्टूडेंट्स, ओ सी और ओ बी के बारे में हमने यहां पर बात की थी। ये अगर आप देखें मेरे राइट पर, ओ सी और ओ बी मैग्नीट्यूड किसके इक्वल है? रेडियस के इक्वल। ओ सी और ओ बी वेक्टर का मैग्नीट्यूड रेडियस के इक्वल है। सो हम यहां पर इसे लिख सकते हैं आर स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर इज इक्वल टू 0। हमने इन दो वेक्टर्स का डॉट प्रोडक्ट 0 के इक्वल साबित कर दिया। 0 के इक्वल साबित कर दिया, तो इसका मतलब है कि ये दो वेक्टर्स आपस में परपेंडिकुलर हैं। दिस इंप्लाइज AC vector is perpendicular to BC vector। चूंकि हमारे पास यहां पर हम ये डॉट प्रोडक्ट मालूम कर रहे थे, AC डॉट BC, डॉट प्रोडक्ट आ गया 0। दिस इंप्लाइज AC is perpendicular to BC, so या hence angle in a semicircle is a right angle proved। यहां पर स्टूडेंट्स ये प्रूफ एंड हुआ। हम बढ़ते हैं प्रॉब्लम नंबर 11 की जानिब। स्टूडेंट्स, दिस इज प्रॉब्लम नंबर 11। प्रूव दैट कोसाइन ऑफ अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू कोसाइन अल्फा कोसाइन बीटा माइनस साइन अल्फा साइन बीटा। स्टूडेंट्स, इस लॉ का नाम क्या है? शाबाश जी, आपके ज़हन में फौरन आया कि इसे हम कहते हैं फंडामेंटल लॉ ऑफ ट्रिग्नोमेट्री। स्टूडेंट्स, आप गलत सोच रहे हैं। दिस इज नॉट फंडामेंटल लॉ ऑफ ट्रिग्नोमेट्री। फंडामेंटल लॉ ऑफ ट्रिग्नोमेट्री में यहां पर माइनस है और यहां पर प्लस है, ये उसकी डिडक्शन है। आपने चैप्टर नंबर 10 फर्स्ट ईयर में फंडामेंटल लॉ ऑफ ट्रिग्नोमेट्री का प्रूफ किया था और इसे उसकी डिडक्शन के तौर पर किया था।
यहां पर स्टूडेंट्स हम इसे वेक्टर्स की मदद से प्रूव करेंगे और इंडिपेंडेंटली करेंगे, लेकिन इसके प्रूफ को समझने के लिए हमें कुछ बेसिक्स रिकॉल करनी होंगी। और वो बेसिक्स क्या है मैं आपको रिकॉल करवाता हूं। फर्ज करें कि ये हमारे पास एक एक्स वाई प्लेन, और इस एक्स वाई प्लेन में इस तरह से एक राइट ट्रायंगल बनी हुई है। इस राइट ट्रायंगल की जो बेस है वो है 3 और जो परपेंडिकुलर है वो है 2। मैं इसे बेस कंसिडर कर रहा हूं और इसे परपेंडिकुलर। मेरा सवाल आपसे यह है कि ये जो पॉइंट है इसका एक्स और वाई कोऑर्डिनेट क्या होगा। शाबाश। इस राइट ट्रायंगल की बेस 3 परपेंडिकुलर 2, इसके एक्स और वाई कोऑर्डिनेट्स क्या होंगे। जी यहां पर हम एक्स एक्सिस पर कितना ट्रेवल कर रहे हैं जी 3 यूनिट्स, तो इस पॉइंट का जो एक्स कोऑर्डिनेट होगा वो होगा 3, और वाई एक्सिस के पैरेलल हम ऊपर की तरफ कितना ट्रेवल कर रहे हैं 2 यूनिट्स, तो वाई कोऑर्डिनेट होगा 2। यानी अगर हम इस तरह से ओरिजिन के साथ जोड़कर हाइपोटेन्यूज एक राइट ट्रायंगल बना दें, तो उस राइट ट्रायंगल की जो बेस होगी वो एक्स कोऑर्डिनेट होगा इस पॉइंट का, और जो परपेंडिकुलर होगा वो उस पॉइंट का वाई कोऑर्डिनेट होगा। अब यहां पर अगर वैल्यू कर लें, सपोज 4 कर लें, यहां पर 3 कर लें, तो ये 4 हो जाएगा, ये 3 हो जाएगा। अब थोड़ा सा इसको चेंज करते हैं, स्टोरी को चेंज इस तरह से कर रहे हैं कि ये हमारे पास एक्स वाई प्लेन अगेन, ये मैंने राइट ट्रायंगल बना दी। इस दफा हमें इस राइट ट्रायंगल की बेस और परपेंडिकुलर गिवन नहीं है, हमें गिवन है ये एंगल दैट इज थीटा, और ये हमारे पास सपोज करें ये लेंथ है, हाइपोटेन्यूज की लेंथ दैट इज 3, और हमें कहा जाता है कि आप इस पॉइंट के एक्स और वाई कोऑर्डिनेट्स बता दें। तो स्टूडेंट्स हमने यहां पर यह सीखा कि अगर हमें इस पॉइंट के एक्स और वाई कोऑर्डिनेट्स चाहिए तो हमें ये बेस और परपेंडिकुलर यूज करना है। बेस की लेंथ एक्स कोऑर्डिनेट, परपेंडिकुलर की लेंथ वाई कोऑर्डिनेट। अब यहां पर मेरे पास थीटा है, मेरे पास हाइपोटेन्यूज की लेंथ है, अगर मुझे बेस की लेंथ मिल जाए तो वो मेरे पास होगा एक्स कोऑर्डिनेट, और अगर मुझे परपेंडिकुलर की लेंथ मिल जाए तो वो होगा मेरे पास वाई कोऑर्डिनेट। अब मुझे ये बेस और परपेंडिकुलर मालूम करना है। यह है राइट ट्रायंगल, हाइपोटेन्यूज की वैल्यू हमारे पास मौजूद, थीटा एंगल हमारे पास मौजूद। क्या करेंगे, मुझे बेस और परपेंडिकुलर चाहिए। चलें पहले हम परपेंडिकुलर की बात करते हैं। स्टूडेंट्स हाइपोटेन्यूज की बुनियाद पर परपेंडिकुलर मालूम करना है, क्या करेंगे जी। आपको वो सेंटेंस याद आएगा फर्स्ट ईयर में जो हमने पढ़ा था, सम पीपल हैव कर्ली ब्राउन हेयर थ्रू प्रॉपर ब्रशिंग, सम पीपल हैव, आई डोंट हैव। अच्छा जी, अब हमें ये y मालूम करना है, तो ये परपेंडिकुलर है, ये हाइपोटेन्यूज है, तो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो कौन सी यूज होगी जी, इट विल बी साइन थीटा विल बी इक्वल टू perpendicular over hypotenuse y over 3. This will be y is equal to 3 into sin theta. और यहां से बेस की वैल्यू कोसाइन थीटा इज इक्वल टू x over 3 बेस ओवर हाइपोटेन्यूज, और x की वैल्यू आ गई 3 इंटू कोसाइन थीटा। यानी ये हमारे पास आ गया x कोऑर्डिनेट 3 कोसाइन थीटा, और y कोऑर्डिनेट हमारे पास आ गया 3 साइन थीटा। अब यही स्टोरी मैं अगर यहां पर एक दफा और बना दूं, ये थीटा, इसको मैं कर दूं इस दफा 5, और मैं आपसे पूछूं कि x और y कोऑर्डिनेट्स क्या होंगे, तो आप जरा इस सारे पैटर्न को समझ लें। ये 3 है तो 3 कोसाइन थीटा 3 साइन थीटा हमारे पास x और y कोऑर्डिनेट्स। अब यहां पर क्या हो जाएगा 5 कोसाइन थीटा 5 साइन थीटा, x और y कोऑर्डिनेट्स आ जाएंगे। अब अगर मैं यहां पर थीटा की बजाय अल्फा यूज कर लूं तो क्या चेंज आएगा, यहां पर हो जाएगा अल्फा, यहां पर भी अल्फा, यहां पर बीटा यूज कर लूं तब यहां पर बीटा, यहां पर बीटा, और अगर मैं यहां पर जो एंगल है वो अल्फा प्लस बीटा यूज कर लूं
तो यहां पर कोसाइन ऑफ अल्फा प्लस बीटा, यहां पर साइन ऑफ अल्फा प्लस बीटा, यानी जो भी एंगल का नाम होगा उस राइट ट्रायंगल के अंदर वो यहां पर आ जाएगा। और जो भी हाइपोटेन्यूज की लेंथ होगी वो हमारे पास कोसाइन और साइन थीटा के कोएफिशिएंट के तौर पर आ जाएगा नंबर। अब हम क्या करते हैं अपनी आसानी के लिए, हम इस लेंथ को 1 कंसीडर कर लेते हैं। हम 1 कंसीडर कर सकते हैं हाइपोटेन्यूज की लेंथ। आपको याद हो हमने फर्स्ट ईयर में जब प्रूफ किया था तो वहां पर हमने यूनिट सर्कल कंसीडर किया था। यूनिट सर्कल एक ऐसा सर्कल के जिसका रेडियस 1 था। 1 हमने जब कंसीडर किया तो यहां पर 5 की बजाय आ गया 1, यहां पर भी 1 आ गया, यानी x कोऑर्डिनेट कोसाइन थीटा और y कोऑर्डिनेट साइन थीटा। स्टूडेंट्स, इस 1 का फायदा यह होता है कि हमारा जो प्रूफ है वो थोड़ा सिंपल हो जाता है, हमें नंबर्स में उलझना नहीं पड़ता। अदरवाइज अगर आप यहां पर हाइपोटेन्यूज की कोई लेंथ भी डिसाइड करेंगे तब भी आखिर पे कैंसलेशन होने के बाद हमारा प्रूफ कंप्लीट हो जाएगा। लेकिन हम अपने लिए ज्यादा फिजिबल, ज्यादा जो आसान सिचुएशन है वो खुद से बना लेते हैं प्रूफ करने के लिए। अब स्टूडेंट्स एक और बात, आखिरी बात आपको मैं बता दूं, अगर यही सिनेरियो आपका बन रहा हो इस तरह से फोर्थ क्वाड्रेंट के अंदर, यहां पर फर्ज करें एंगल हो, फर्ज करें बीटा, और यह सिनेरियो जब यहां पर बन रहा होगा तब भी आप इसी के मुताबिक ये कोऑर्डिनेट्स लिखेंगे। फर्ज करें कि ये हमारे पास 2 है इस हाइपोटेन्यूज की लेंथ, तो ये x कोऑर्डिनेट आ जाएगा 2 कोसाइन बीटा, और y कोऑर्डिनेट, चूंकि ये फोर्थ क्वाड्रेंट है, ये बात आपको मैं बताना चाह रहा हूं असल में, चूंकि ये फोर्थ क्वाड्रेंट है, x एक्सिस से आप नीचे आ गए हैं, y कोऑर्डिनेट नेगेटिव होगा। यहां पर हमारे पास जो y कोऑर्डिनेट होगा वो -2 साइन बीटा होगा। जो हमारी जो परपेंडिकुलर की लेंथ है वो इनफैक्ट 2 साइन बीटा ही है, चूंकि लेंथ नेगेटिव नहीं होती, लेकिन y कोऑर्डिनेट जब हम लिखेंगे तो वो नेगेटिव लिखा जाएगा। इसी तरह से अगर आप फर्ज करें सेकंड क्वाड्रेंट में आप आ जाएंगे तो x कोऑर्डिनेट भी नेगेटिव हो जाएगा, y कोऑर्डिनेट भी y कोऑर्डिनेट पॉजिटिव ही रहेगा, x कोऑर्डिनेट नेगेटिव हो जाएगा, और थर्ड क्वाड्रेंट में दोनों कोऑर्डिनेट्स नेगेटिव कंसीडर होंगे। अब हम अपने प्रूफ की जानिब बढ़ते हैं और हम प्रूफ में करेंगे क्या, हम इस लेंथ को 1 कंसीडर कर लेंगे और क्या करेंगे, आइए अब आपको प्रूफ में ही बताता हूं। ये स्टूडेंट्स मैंने एक रफ डायग्राम बना ली, हम यहां लिख लेते हैं रेफर टू रफ डायग्राम। रफ डायग्राम लिखने का मकसद ये होता है कि हम इस पर्टिकुलर डायग्राम के लिए स्पेसिफिक डायग्राम को यूज करते हुए इस प्रूफ को कंप्लीट कर रहे हैं। आप इसको चेंज भी कर लें, अगर आप एंगल्स जो हैं यहां पर और यहां पर जो एंगल्स हैं वो चेंज भी कर लें तब भी ये प्रूफ हो जाएगा। ये सिर्फ और सिर्फ फिक्स डायग्राम नहीं है कि जिसकी बेस पर ये प्रूफ किया जा सकता है, इसलिए हम इसे सिर्फ और सिर्फ यहां पर रफ डायग्राम कह के अपने प्रूफ में यूज कर रहे हैं। ओ ए और ओ बी आपको 2 वेक्टर्स नजर आ रहे हैं, मैं इन दोनों वेक्टर्स को यूनिट वेक्टर्स कंसीडर कर रहा हूं। लेट ओ ए मैग्नीट्यूड इज इक्वल टू 1, ओ बी मैग्नीट्यूड इज इक्वल टू 1। अब एंगल बिटवीन ओ ए एंड एक्स एक्सिस इज इक्वल टू, ओ ए और एक्स एक्सिस के दरमियान जो एंगल है वो अल्फा लेट कर रहा हूं। ओ बी और एक्स एक्सिस के दरमियान जो एंगल है उसे बीटा लेट कर रहा हूं। यहां पर स्टूडेंट्स मैं एक और बात ऐड करना चाहता हूं जो कि बाज बुक्स में और बाज टीचर्स जो यहां पर गलती करते हैं, वो बात यह है कि इस एंगल को वो एंटी क्लॉकवाइज कंसीडर करते हैं और इस एंगल को क्लॉकवाइज कंसीडर करते हैं। स्टूडेंट्स, एंगल बिटवीन वेक्टर्स या एंगल बिटवीन वेक्टर एंड एक्स एक्सिस भी एक वेक्टर ही है इनफाइनाइट लेंथ का,
वेक्टर और एक्स एक्सिस के दरमियान या वेक्टर और वाई एक्सिस के दरमियान जो एंगल की रेंज है, या इवन आप दो वेक्टर्स भी कह लें, जो एंगल की रेंज है वो है थीटा ग्रेटर देन और इक्वल टू 0, लेस देन और इक्वल टू 180 डिग्रीज, या 0 एंड पाई। आपका जो एंगल है वो नेगेटिव नहीं हो सकता। वेक्टर्स के जो एंगल्स होते हैं इनमें क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज का कंसेप्ट यूज नहीं किया जाता। हम इनफैक्ट शॉर्टेस्ट जो एंगल है पॉजिटिव एक्स एक्सिस और वेक्टर के दरमियान वो एंगल कंसीडर करते हैं, वो चाहे क्लॉकवाइज हो या एंटी क्लॉकवाइज हो। शॉर्टेस्ट एंगल जो होगा पॉजिटिव एक्स एक्सिस के साथ वो एंगल अल्फा हम डायरेक्शन एंगल्स में हमने पढ़ा था। अब हमने यहां पर एक वेक्टर के एंगल को अल्फा कह दिया, एक वेक्टर के एंगल को बीटा कह दिया, क्योंकि ये एंगल डिफरेंट भी हो सकते हैं और इनफैक्ट यहां पर मैंने इन्हें वाज़ेह तौर पर डिफरेंट दिखाया है। अब स्टूडेंट्स सवाल यह है कि अगर ये एंगल अल्फा है, ये एंगल बीटा है, तो ये टोटल एंगल क्या होगा? शाबाश जी, ये इन दोनों का सम होगा, दैट इज अल्फा प्लस बीटा। सो हम यहां पर लिखेंगे एंगल बिटवीन OA and OB is equal to अल्फा प्लस बीटा। अब स्टूडेंट्स बात करते हैं इन पॉइंट्स के कोऑर्डिनेट्स की। हमने इसने कह दिया यूनिट वेक्टर्स, यानी यहां पर ये लेंथ भी 1 और ये लेंथ भी 1। अब OA वेक्टर का जो एंगल बन रहा है वो है अल्फा। मैंने आपको जो शुरू में बड़ी तफसील के साथ जो कोऑर्डिनेट्स मालूम करने की जो स्टोरी बताई, उसके मुताबिक हाइपोटेन्यूज को हम यूज करेंगे, उसकी लेंथ है 1। जो पॉइंट ए है इसके कोऑर्डिनेट्स क्या हो जाएंगे जी? कोसाइन अल्फा साइन अल्फा। और पॉइंट बी के कोऑर्डिनेट्स क्या हो जाएंगे? कोसाइन बीटा साइन बीटा। यहां पर वाई कोऑर्डिनेट नेगेटिव, तो इनफैक्ट वाई कोऑर्डिनेट होगा माइनस साइन बीटा। हम यहां लिखेंगे ए जो है वो कोसाइन अल्फा साइन अल्फा, इसकी बेस पर जो पॉइंट ए है वो कोसाइन अल्फा साइन अल्फा, इसकी बेस पर जो यूनिट वेक्टर OA है, इस पॉइंट का पोजीशन वेक्टर वो क्या बन जाएगा जी? कोसाइन अल्फा I प्लस साइन अल्फा J। और इसी तरह जो पॉइंट B है, पॉइंट B के कोऑर्डिनेट्स कोसाइन बीटा और माइनस साइन बीटा, इससे इस पॉइंट का पोजीशन वेक्टर बन जाएगा कोसाइन बीटा I प्लस साइन बीटा J। सॉरी, यहां पर माइनस, फिर मैं गलती कर रहा हूं, यहां पर माइनस है तो यहां पर माइनस। अब स्टूडेंट्स हम प्रूव क्या करना चाह रहे हैं? हम प्रूव करना चाह रहे हैं कोसाइन ऑफ अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू कोसाइन अल्फा कोसाइन बीटा माइनस साइन अल्फा साइन बीटा। लेफ्ट साइड पर नजर आ रहा है कोसाइन ऑफ अल्फा प्लस बीटा। स्टूडेंट्स हमें अल्फा प्लस बीटा पर कोसाइन नजर आ रहा है। अब कोसाइन अल्फा प्लस बीटा पर अप्लाई हो सकता है अगर हम जहन में लेकर आए डॉट प्रोडक्ट को। डॉट प्रोडक्ट अगर हम करें वेक्टर OA की वेक्टर OB के साथ, तो इन दो वेक्टर्स के दरमियान बनने वाला एंगल है अल्फा प्लस बीटा। डॉट प्रोडक्ट जब हम करेंगे तो क्या होगा? OA का मैग्नीट्यूड OB का मैग्नीट्यूड कोसाइन ऑफ अल्फा प्लस बीटा, अल्फा प्लस बीटा पर कोसाइन अप्लाई हो जाएगा। यहां हम लिखते हैं टेकिंग डॉट प्रोडक्ट ऑफ OA एंड OB, इनका डॉट प्रोडक्ट परफॉर्म करते हैं। OA डॉट OB इज इक्वल टू OA वेक्टर हमारे पास कोसाइन ऑफ अल्फा I प्लस साइन अल्फा J डॉट कोसाइन बीटा I माइनस साइन बीटा J। अब लेफ्ट साइड पर हम
दूसरा फॉर्मूला यूज करते हैं, ये बन जाएगा हमारे पास ओ ए मैग्नीट्यूड ओ बी मैग्नीट्यूड cosine of angle between these two vectors and there is alpha plus beta, और राइट साइड पर आई कंपोनेंट के साथ प्रोडक्ट हो जाएगा और जे कंपोनेंट के साथ कोसाइन अल्फा कोसाइन बीटा प्लस माइनस माइनस साइन अल्फा साइन बीटा। अब कमी क्या रह गई है? सब कुछ है, ओ ए मैग्नीट्यूड और ओ बी मैग्नीट्यूड, ये मैग्नीट्यूड्स को यहां से गायब करना है। वेक्टर ओ ए और वेक्टर ओ बी हमने यूनिट वेक्टर सेलेक्ट किए थे, हमने यहां पर स्टार्ट पे लिखा था, आपको अगर याद हो, ये हमने लिखा था कि इनकी लेंथ 1 है। हम यहां लिखेंगे इसको, यानी गायब कर देंगे और आप डायरेक्ट लिख देंगे कोसाइन ऑफ अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू कोसाइन अल्फा कोसाइन बीटा माइनस साइन अल्फा साइन बीटा, और साथ आप रीजन लिख देंगे यहां पर कि ओ ए और ओ बी ये दोनों वेक्टर्स की जो लेंथ्स हैं वो 1 के इक्वल हैं। स्टूडेंट्स, ये हमारा प्रूफ कंप्लीट हुआ। अब एग्जाम्पल है एक्सरसाइज 7.3 से पहले, जिसके अंदर फंडामेंटल लॉ ऑफ ट्रिग्नोमेट्री प्रूव करने के लिए कहा गया है। उसके लिए माइनर चेंज क्या होगा ये मैं अब आपको बताता हूं। उसमें हमें कोसाइन ऑफ अल्फा माइनस बीटा चाहिए। अब आप क्या करेंगे उस प्रूफ के लिए, आप ओ ए वेक्टर को इस तरह से ड्रॉ कर लें, ये हमारे पास एंगल होगा अल्फा, और ओ बी वेक्टर को इस तरह से ड्रॉ कर लें, ये एंगल हमारे पास होगा बीटा। अब इन दो वेक्टर्स के दरमियान बनने वाला एंगल, ये टोटल एंगल अल्फा, ये एंगल बीटा, तो ये बीच वाला एंगल क्या हो जाएगा जी। अल्फा में से अगर हम ये बीटा माइनस कर देंगे तो ये आ जाएगा अल्फा माइनस बीटा। अब चूंकि दोनों पॉइंट्स फर्स्ट क्वाड्रेंट के अंदर मौजूद हैं, सो ए हमारे पास वही आ जाएगा कोसाइन अल्फा साइन अल्फा, और बी आ जाएगा पॉइंट कोसाइन बीटा साइन बीटा। आप इन दोनों वेक्टर्स का डॉट प्रोडक्ट लेंगे तो डॉट प्रोडक्ट में लेफ्ट साइड पर ओ ए का मैग्नीट्यूड ओ बी का मैग्नीट्यूड कोसाइन ऑफ अल्फा माइनस बीटा बन चुका होगा, और राइट साइड पर चूंकि प्लस साइंस आएंगे तो आपके पास कोसाइन अल्फा कोसाइन बीटा प्लस साइन अल्फा साइन बीटा बासानी आ जाएगा। जो लैंग्वेज है वो एज इट इज आप यही यूज करेंगे जो मैंने इस प्रूफ के अंदर यूज की। बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रॉब्लम की जानिब। Students, this is problem number 12. Prove that in any triangle ABC, ये इसका थर्ड और फोर्थ पार्ट मैंने लिखा है। स्टूडेंट्स, ये क्या है फॉर्मूलाज? शाबाश, जरा रिकॉल करें। फर्स्ट ईयर चैप्टर नंबर 12 जी, ये हैं लॉज ऑफ कोसाइन। इन्हें लॉज ऑफ कोसाइन कहा जाता है। इसमें एक मिसिंग है जी। कौन सा मिसिंग है जी? मिसिंग है कि जब यहां पर अगर बी स्क्वायर है, यहां पर सी स्क्वायर है, और अगर हम यहां पर कर दें ए स्क्वायर, तो फिर राइट साइड पर आ जाएगा बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर। आप देखें यहां बी है तो यहां सी और ए है, यहां सी है तो यहां ए और बी है, इसी तरह आगे भी ए और बी, और यहां पर आगे सी और ए। ये आ जाएगा -2bc। अब यहां पर बी है तो कोसाइन ऑफ बी, यहां पर सी है कोसाइन ऑफ सी, यहां पर ए है तो कोसाइन ऑफ ए। ये है स्टूडेंट्स लॉज ऑफ कोसाइन। स्टूडेंट्स, दो जो हैं वो गिवन है एक्सरसाइज के अंदर, और एक का प्रूफ एक्सरसाइज 7.3 से पहले एग्जाम्पल के तौर पर मौजूद है। स्टूडेंट्स, इनमें से कोई एक भी अगर आपने समझ लिया तो आप बासानी उसी पैटर्न पर रिमेनिंग 2 कर लेंगे। मैं आपके लिए करने जा रहा हूं फोर्थ पार्ट जो है इसका, दैट इज सी स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab कोसाइन ऑफ सी। आइए एक ट्राइंगल के ऊपर इसे डिस्कस करते हैं।
स्टूडेंट्स, ये कोई भी ट्राइंगल, फॉर एनी ट्राइंगल एबीसी आप इसे साबित कर सकते हैं। मैंने अभी आपके सामने जो ट्राइंगल बनाई है ये एक एक्यूट ट्राइंगल है। आप इसे ऑब्ट्यूज ट्राइंगल के ऊपर ट्राई कर लें, आप इसे राइट ट्राइंगल के ऊपर कर लें, प्रूफ हो जाएगा। स्टूडेंट्स, हमने इस ट्राइंगल को नाम देना है। नाम हम क्या करते थे फर्स्ट ईयर में? जी, ट्रिग्नोमेट्री के अंदर हम एंटी क्लॉकवाइज नेमिंग करते थे। आप इसे कह लें ए, इसे बी और इसे सी, एंटी क्लॉकवाइज। अब जरा ये भी रिकॉल करवाएंगे जो साइड्स हैं उनके नाम हम कैसे रखते थे। जी, ए के अपोजिट साइड स्मॉल ए, बी के अपोजिट साइड स्मॉल बी और सी के अपोजिट साइड स्मॉल सी। स्टूडेंट्स, हम यहां पर वेक्टर्स की मदद से ये प्रूव करने जा रहे हैं। सो इन साइड्स को वेक्टर्स बना देते हैं। अब वेक्टर्स के लिए आप इन्हें कुछ भी डायरेक्शन दे दें, जो भी आप डायरेक्शन देंगे ये प्रूफ किया जा सकता है। मैं आसानी के लिए इसे एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन ही दे रहा हूं। अब ये जो है ये वेक्टर है वेक्टर सी, ये वेक्टर है वेक्टर ए और ये वेक्टर है वेक्टर बी। यानी ए बी वेक्टर को मैं सी भी कह सकता हूं, बी सी वेक्टर को मैं ए भी कह सकता हूं और सी ए वेक्टर को मैं बी भी कह सकता हूं। ये हमने इस तरह से नेमिंग कर ली। अब बात करते हैं एंगल्स की। स्टूडेंट्स, ये जो एंगल है, ये एंगल, इस एंगल को हम क्या कहते थे? वर्टेक्स ए के साथ जो बनने वाला एंगल है उसे हम क्या कहते थे? जी, हमारे दो स्टाइल्स थे। एक हम इसे अल्फा कहते थे और दूसरा हम इसे एंगल ए बी कहते थे। यहां पर जो आप देखें हमारी स्टेटमेंट के अंदर ए बी और सी की लैंग्वेज यूज की गई है, सो हम अल्फा बीटा और गैमा यूज नहीं करेंगे। ये हमारे पास है एंगल ए, ये है एंगल बी और ये है एंगल सी। अब स्टूडेंट्स, मेरा सवाल जरा ध्यान से सुनिएगा। मेरा सवाल आपसे यह है कि वेक्टर सी और वेक्टर ए के दरमियान बनने वाला एंगल कौन सा है? वेक्टर सी और वेक्टर ए के दरमियान बनने वाला एंगल कौन सा है? आपने फौरन सोचा एंगल बी। आगे बढ़ते हैं। वेक्टर ए और वेक्टर बी के दरमियान बनने वाला एंगल क्या है? आपके ज़हन में फौरन आया होगा एंगल सी। और अगर मैं पूछूं वेक्टर बी और वेक्टर सी के दरमियान बनने वाला एंगल कौन सा है, तो आपके ज़हन में फौरन आएगा एंगल ए। स्टूडेंट्स, आपके ये तीनों ख्यालात गलत हैं। ये एंगल्स इन वेक्टर्स के दरमियान एंगल नहीं हैं। ये ट्राइंगल के एंगल तो हैं, लेकिन ये वेक्टर्स के दरमियान एंगल्स हरगिज नहीं हैं। अब वेक्टर्स के दरमियान एंगल हम कैसे देखते हैं? स्टूडेंट्स, मैंने आपको एक्सरसाइज 7.1 के शुरू में 7.1 के जो हमने इनिशियल लेक्चर से उनमें डिस्कस किया था कि एंगल बिटवीन टू वेक्टर्स कैसे देखा जाता है। अब दोबारा से जरा समझ लें। फर्ज करें कि हमारे पास इस तरह से दो वेक्टर्स हैं। अब हमारे पास यहां पर जो बनने वाले एंगल्स हैं वो 1, 2, 3 और 4 हैं। अब आप सोच रहे होंगे कि ये जो एंगल है 1 ये 2 के इक्वल है और एंगल 3 4 के इक्वल है। ये स्टूडेंट्स बात दुरुस्त है। एंगल बिटवीन टू वेक्टर्स, अगर ये दो वेक्टर्स हैं, मैं अगर कहूं कि एंगल बिटवीन टू वेक्टर्स क्या है, तो स्टूडेंट्स आप उन वेक्टर्स की डायरेक्शंस के दरमियान एंगल्स कंसीडर करते हैं। ये हमारे पास पॉइंट जहां पर एंगल बन रहे हैं साइडों पर, आप देखेंगे कि ये दोनों वेक्टर्स इस पॉइंट से राइटवर्ड डाइवर्ज हो रहे हैं, अवे जा रहे हैं इस पॉइंट से। तो आप या तो यहां पर एंगल बिटवीन टू वेक्टर्स देख सकते हैं या आप इससे पीछे देख सकते हैं कि इस पॉइंट की तरफ ये दोनों वेक्टर्स कन्वर्ज हो रहे हैं, इस पॉइंट की तरफ जा रहे हैं। आप इस साइड पर एंगल देख सकते हैं। अब यहां पर मसला क्या है? आप अगर यहां पर देख रहे हैं तो ये जो वेक्टर है इस पॉइंट की तरफ जा रहा है और वो वेक्टर उस पॉइंट से अवे जा रहा है। ये पॉइंट की तरफ आ रहा है और वो पॉइंट की तरफ से दूसरी तरफ जा रहा है। ये डायरेक्शंस इनकी नहीं बन रही। इनफैक्ट ये इस वेक्टर की टेल साइड है
और ये इस वेक्टर की हेड साइड है। टेल साइड और हेड साइड के दरमियान एंगल नहीं बनता। आप क्या करेंगे, आप इस वेक्टर की डायरेक्शन को एक्सटेंड करेंगे इस तरह से, इस वेक्टर की डायरेक्शन को एक्सटेंड करेंगे। अब आप अगर इस पॉइंट के रेफरेंस से देखें तो ये दोनों वेक्टर्स डाइवर्ज हो रहे हैं, इसकी डायरेक्शन और ये इसकी डायरेक्शन। आपका एंगल जो है इन दो वेक्टर्स के दरमियान वो एंगल यहां पर बनेगा। अब मेरा आपसे सवाल यह है कि ये एंगल होगा क्या? शाबाश जी, ये है एंगल बी। तो ये एंगल क्या होगा? ये एंगल ऑन अ स्ट्रेट लाइन बेसिकली टोटल 180 डिग्रीज। अगर ये बी है तो ये 180 माइनस बी होगा। हम इसे पाई माइनस बी लिख लेते हैं। इसी तरह से आप इस वेक्टर को एक्सटेंड कर देंगे, इस वेक्टर की डायरेक्शन को इनफैक्ट एक्सटेंड कर देंगे और डायरेक्शंस के दरमियान एंगल देखेंगे। ये हमारे पास एंगल, ये एंगल सी है तो ये होगा पाई माइनस सी। और इसी तरह से आप इस डायरेक्शन को एक्सटेंड कर देंगे इस तरफ। ए को हम इस तरफ लिख लेते हैं यहां पर, और ये हमारे पास एंगल होगा, ये एंगल अगर ए है तो ये एंगल हमारे पास होगा पाई माइनस ए। अब प्रूफ के अंदर अगर मैं आपसे पूछूं कि वेक्टर ए और वेक्टर सी के दरमियान एंगल क्या है तो वो होगा पाई माइनस बी। वेक्टर ए और वेक्टर बी के दरमियान जो एंगल है वो है पाई माइनस सी, और वेक्टर बी और वेक्टर सी के दरमियान जो एंगल है वो है पाई माइनस ए। स्टूडेंट्स, ये वर्किंग जो है, ये जो मैंने की आपको समझाने के लिए, इसको मिटा लेते हैं और अपना प्रूफ कंटिन्यू करते हैं। डस्टर को वापस रख देते हैं। अब स्टूडेंट्स हम वर्किंग स्टार्ट करते हैं। हम यहां लिखेंगे रेफर टू रफ डायग्राम, देयर इज अ triangle ABC. Let वेक्टर ए बी का नाम हमने रख दिया C, वेक्टर बी सी का नाम हमने रख दिया A, और वेक्टर सी ए का नाम हमने रख दिया B। अब जो हमने डायरेक्शंस दी हैं इन वेक्टर्स को, अगर आप इस पॉइंट से स्टार्ट लें तो वेक्टर की डायरेक्शन में अगर हम चलें तो आप जानते हैं वेक्टर ऐड होता है, और वेक्टर के अपोजिट चलें तो वेक्टर सबट्रैक्ट हो जाता है। C A प्लस बी, वापस हम यहां पर आ गए, C प्लस A प्लस बी, वापस यहां पर आ गए तो सम हो गया 0। हम लिखेंगे सिंस A प्लस बी प्लस सी इज इक्वल टू 0 वेक्टर। ये मैंने लिखा, इनफैक्ट O आप कह लें, O नल वेक्टर के लिए यूज किया रहता है। ये आ गया हमारे पास वेक्टर। इन तीनों वेक्टर्स का सम है 0। हमने प्रूव करना है सी स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस ट्वाइस ऑफ ए बी कोसाइन ऑफ सी। ये हमें प्रूव करना है। हमें लेफ्ट साइड पर सी चाहिए। आप क्या करें, आप दोनों वेक्टर्स को दूसरी तरफ शिफ्ट कर दें, माइनस ए माइनस बी। इसे जरा नाम दे दें 1 का। आपके जहन में फौरन आएगा क्यों नाम दिया, अभी आपके सामने ये बात आ जाएगी। हमें यहां पर सी स्क्वायर चाहिए। अब सी स्क्वायर्स लाने के लिए आपके जहन में क्या आइडिया आता है? जी, आप सोचेंगे कि फौरन स्क्वायरिंग बोथ साइड्स कर दें। तो स्टूडेंट्स, हमें सी स्क्वायर चाहिए। सी वेक्टर का स्क्वायर नहीं चाहिए, और ये इस तरह से वैसे आना भी नहीं है अगर आप दोनों तरफ स्क्वायर करेंगे। स्टूडेंट्स, हमें सी स्क्वायर लाने के लिए सी के साथ डॉट प्रोडक्ट लेना है दोनों तरफ। सी वेक्टर डॉट सी वेक्टर बन जाएगा सी स्क्वायर लेफ्ट साइड पर। अब राइट साइड पर क्या होगा ये भी अभी देखते हैं। टेकिंग डॉट प्रोडक्ट विद
C on both sides. C dot C is equal to C dot minus A minus B. अब स्टूडेंट्स यहां पर C डॉट C ये तो हो जाएगा C स्क्वायर, चूंकि सेम वेक्टर है तो C स्क्वायर आ जाएगा। राइट साइड पर हमें लॉ ऑफ कोसाइन के मुताबिक C नहीं चाहिए। C स्क्वायर इज इक्वल टू A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर माइनस ट्वाइस ऑफ AB कोसाइन ऑफ C। कोसाइन ऑफ C वो C एंगल है, ये C हमें नहीं चाहिए यहां पर। अब इस C को हटाने के लिए हमारे पास ये C की वैल्यू है जिसे मैंने यहां पर 1 का नाम दिया। आप ये C की वैल्यू यहां पर पुट कर दें। C डॉट C की जगह पर आ जाएगा माइनस A माइनस B डॉट माइनस A माइनस B, यहां लिखें फ्रॉम 1। अब ये डॉट प्रोडक्ट हम परफॉर्म करते हैं राइट साइड पर। अभी मैं ये C डॉट C लिख रहा हूं, C स्क्वायर अभी हम इसे लिख लेंगे, कोई मसला नहीं, आप पहले भी लिख लें तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। C डॉट C इज इक्वल टू माइनस माइनस प्लस, ये आ गया A डॉट A माइनस माइनस प्लस A डॉट B माइनस माइनस प्लस B डॉट A और माइनस माइनस प्लस B डॉट B। अब स्टूडेंट्स C डॉट C क्या होता है? C स्क्वायर, A डॉट A स्क्वायर और B डॉट B स्क्वायर। कीप इन माइंड जब मैं नीचे वेक्टर्स का साइन नहीं लिख रहा हूं तो ये उन वेक्टर्स के मैग्नीट्यूड्स आ गए। ये वेक्टर की लेंथ है, ये वेक्टर की लेंथ है, ये वेक्टर की लेंथ है A B और C। A डॉट B और B डॉट A डॉट प्रोडक्ट चूंकि कम्यूटेटिव होती है दोनों का हो जाएगा सम, हम इसे लिखेंगे ट्वाइस ऑफ A डॉट B। अब जरा ये ज़हन में रहे कि मैंने 3 डॉट प्रोडक्ट्स 1 2 और 3 परफॉर्म कर दी हैं और ये दोनों का भी सम किया है, डॉट प्रोडक्ट अभी मैंने परफॉर्म नहीं की। अब हम ये डॉट प्रोडक्ट भी परफॉर्म करते हैं। C स्क्वायर इज इक्वल टू A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर प्लस ट्वाइस ऑफ A डॉट B, A का मैग्नीट्यूड B का मैग्नीट्यूड कोसाइन ऑफ वेक्टर A और वेक्टर B के दरमियान बनने वाला एंगल हमें देखना है। अब आ जाए डायग्राम में। वेक्टर A और वेक्टर B के दरमियान बनने वाला एंगल कौन सा है जी? ये एंगल है पाई माइनस C। सो हम यहां पर पाई माइनस C लिख देते हैं। अब स्टूडेंट्स जरा रिकॉल करें फर्स्ट ईयर का कंसेप्ट, अलाइड एंगल्स का कंसेप्ट कि कोसाइन ऑफ पाई माइनस C किसके इक्वल है जी? इट इज इक्वल टू माइनस कोसाइन C। मैं इसकी डिटेल में थोड़ा सा आप चला जाता हूं। ये पाई बाय 2 का इवन मल्टीपल है। जब इवन मल्टीपल हो तो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो चेंज नहीं होती, कोसाइन ही रहेगी क्योंकि ये इवन मल्टीपल है पाई बाय 2 का या 90 का। और पाई माइनस C आपका क्वाड्रेंट कौन सा बनता है? ये रफ एरिया, ये पाई माइनस C हमारे पास क्वाड्रेंट बनता है सेकंड क्वाड्रेंट में। ये अगर आपको फर्स्ट ईयर याद हो आफ्टर स्कूल टू कॉलेज का ट्रिक, तो सेकंड क्वाड्रेंट के अंदर कोसाइन नेगेटिव आता है। सो हम इसे लिखेंगे माइनस कोसाइन ऑफ C। हम लिखेंगे C स्क्वायर इज इक्वल टू A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर माइनस ट्वाइस ऑफ AB कोसाइन ऑफ C और साथ रीजन लिख देंगे कोसाइन ऑफ पाई माइनस C इज इक्वल टू माइनस कोसाइन ऑफ C। ये स्टूडेंट्स हमें प्रूव करना था। अब मैं आपको थोड़ा सा हिंट भी दे देता हूं दूसरे 2 लॉज के लिए। यहां पर स्टूडेंट्स हमने A प्लस B प्लस C इज इक्वल टू 0 वेक्टर लिखा। यहां तक एग्जैक्टली सिमिलर आएंगे तीनों लॉज के प्रूफ्स। हमें चाहिए था C स्क्वायर वाला प्रूफ, तो हमने यहां पर C को छोड़ा। अगर आप A स्क्वायर वाला प्रूफ कर रहे होंगे तो यहां पर A को छोड़ देंगे, यहां पर आ जाएगा माइनस B माइनस C। अब माइनस B माइनस C आप डॉट प्रोडक्ट A के साथ लेंगे तो यहां पर A डॉट A बन जाएगा, यहां पर माइनस B माइनस C। A वेक्टर की वैल्यू माइनस B माइनस C आप यहां पर पुट करके इसी पैटर्न पर
आप जो है वो डॉट प्रोडक्ट परफॉर्म करेंगे तो आपके पास यहां पर जब ए स्क्वायर होगा तो यहां पर कोसाइन ऑफ पाई माइनस ए आ चुका होगा, जिससे आपके पास यहां पर माइनस कोसाइन ऑफ ए हासिल होगा। बी के लिए आप समझ गए कि यहां पर अगर आप बी को रहने देंगे, ए और सी को इधर शिफ्ट करेंगे तो आपका बी वाला प्रूफ भी आसानी से किया जा सकता है। स्टूडेंट्स, रिमेनिंग टू प्रूफ्स आप सेम डायग्राम के ऊपर खुद कीजिएगा, बहुत ही आसान है। मैं बढ़ता हूं कुछ और प्रूफ्स की जानिब। स्टूडेंट्स, दिस इज प्रॉब्लम नंबर 12 अगेन। अब इसके फर्स्ट टू पार्ट्स हम डिस्कस करने जा रहे हैं। प्रूफ दैट इन एनी ट्राइंगल एबीसी दिस इज इक्वल टू दिस एंड दिस इज इक्वल टू दिस। स्टूडेंट्स, यहां पर अगर आप देखें तो यहां पर भी एक पैटर्न बन रहा है। यह है साइड बी। यहां पर आपको बी नजर नहीं आएगा, सी कोसाइन ऑफ ए प्लस ए कोसाइन ऑफ सी, और यहां पर है सी। यहां पर आपको सी नजर नहीं आएगा, ए कोसाइन ऑफ बी प्लस बी कोसाइन ऑफ ए। स्टूडेंट्स, इनमें एक मिसिंग है, और वो कौन सा है? आप यहां पर अगर ए ले आए तो आप राइट साइड पर ए नहीं आएगा, यहां पर आ जाएगा बी कोसाइन ऑफ सी प्लस सी। ये सी साइड है और ये सी एंगल है, ये स्मॉल है और ये कैपिटल है। सी कोसाइन ऑफ बी। स्टूडेंट्स, इन लॉज का नाम है और ये लॉज कहलाते हैं लॉज ऑफ प्रोजेक्शन। ये जो दो पार्ट्स हैं ये तो आगे एक्सरसाइज के अंदर, और ये जो मैंने लिखा है ये एग्जाम्पल के अंदर है। इन्हें लॉज ऑफ प्रोजेक्शन क्यों कहा जाता है? आइए ट्राइंगल पर जरा इन्हें देखते हैं। ये स्टूडेंट्स हमारी वही ट्राइंगल, वही सारी वर्किंग जो अभी हमने लॉज ऑफ कोसाइन के लिए देखी थी। स्टूडेंट्स, फर्स्ट लॉ ऑफ प्रोजेक्शन को देखते हैं। यह है कि बी जो साइड है वो इक्वल होगी सी कोसाइन ऑफ ए प्लस ए कोसाइन ऑफ सी के। हमें समझना यह है कि इन्हें लॉज ऑफ प्रोजेक्शन क्यों कहा जाता है। स्टूडेंट्स, हमारे पास यहां पर यह है वेक्टर बी। वेक्टर बी की डायरेक्शन में वेक्टर सी और वेक्टर ए की प्रोजेक्शंस को अगर ऐड किया जाए तो वेक्टर बी की लेंथ बन जाती है। दोबारा सुने, यह है वेक्टर बी। वेक्टर बी की डायरेक्शन में वेक्टर सी और वेक्टर ए की प्रोजेक्शंस को अगर ऐड किया जाए, ये इन दोनों वेक्टर्स की प्रोजेक्शंस ऐड हो रही हैं। ये सी कोसाइन ए एक वेक्टर की प्रोजेक्शन और ए कोसाइन सी दूसरे वेक्टर की प्रोजेक्शन, इन दोनों प्रोजेक्शंस का सम वेक्टर बी की लेंथ के इक्वल है। यहां पर ए और बी की प्रोजेक्शंस का सम सी की डायरेक्शन में वेक्टर सी की लेंथ के इक्वल है, और यहां पर अगर आप वही पैटर्न अडॉप्ट कर लें तो आप समझ गए। अब मैं आपके लिए ये सेकंड प्रूव करने जा रहा हूं। बिल्कुल आसान है, फर्स्ट भी और ये एग्जाम्पल भी सेम पैटर्न के ऊपर आप कर सकेंगे। ये वही डायग्राम यानी ये 6 प्रूफ्स के लिए इस्तेमाल हो रही है, 3 लॉज ऑफ कोसाइन और 3 लॉज ऑफ प्रोजेक्शन। वही सारी कहानी जो भी हमने पहले देखी। तीनों वेक्टर्स का सम 0 आ गया। मैंने चूंकि सी वाला जो लॉ ऑफ प्रोजेक्शन है वो प्रूव करना है तो मैंने यहां पर सी को छोड़ दिया। अगर आपने ए वाला करना होता तो आप इधर ए छोड़ देते, और अगर आपने बी वाला करना होता तो आप उस सूरत में इधर बी छोड़ देते। टेकिंग डॉट प्रोडक्ट विद सी ऑन बोथ साइड्स, ये स्टेप हमने परफॉर्म कर दिया। लॉज ऑफ कोसाइन में हमें राइट साइड पर सी नहीं चाहिए था, वहां पर हमने क्या किया कि सी की ये वैल्यू हमने पुट कर दी। यहां पर भी सी हमें राइट साइड पर नहीं चाहिए। ये छोटा सा स्टेप आपको याद रखना है। आपको इस दफा ये सी की वैल्यू इधर पुट नहीं करनी, इसलिए ये जो है जो रेफरेंस है ये इस दफा कोट करने की जरूरत नहीं है, तो इसे हमने नंबर नहीं देना। आप ये डॉट प्रोडक्ट परफॉर्म कर दें। सी डॉट सी इज इक्वल टू माइनस सी डॉट ए माइनस सी डॉट बी। अब ये डॉट प्रोडक्ट फर्दर परफॉर्म करते हैं। सी डॉट सी हो जाएगा सी स्क्वायर माइनस सी डॉट ए, सी ए ये इन दो वेक्टर्स के मैग्नीट्यूड आ गए। कोसाइन ऑफ सी वेक्टर और ए वेक्टर के दरमियान बनने वाला एंगल क्या है? वेक्टर सी और वेक्टर ए के दरमियान बनने वाला एंगल
पाई माइनस बी, ये लिख दें यहां पर। उसके बाद माइनस सी बी कोसाइन ऑफ सी और बी वेक्टर के दरमियान बनने वाला एंगल। वेक्टर सी और वेक्टर बी के दरमियान बनने वाला एंगल है पाई माइनस ए। अब सी स्क्वायर इज इक्वल टू कोसाइन ऑफ पाई माइनस बी। जी, अलाइड एंगल्स का कंसेप्ट अभी हमने पहले भी डिस्कस किया। ये आ जाएगा माइनस कोसाइन बी के, माइनस माइनस हो जाएगा प्लस सी ए कोसाइन ऑफ बी प्लस सी बी कोसाइन ऑफ ए। रीजनिंग आप कर देंगे कि कोसाइन ऑफ पाई माइनस बी इज इक्वल टू माइनस कोसाइन बी और कोसाइन ऑफ पाई माइनस ए इज इक्वल टू माइनस कोसाइन ऑफ ए। अब स्टूडेंट्स हमें राइट साइड पर सी नहीं चाहिए। अब ये सी मैग्नीट्यूड्स हैं, नंबर्स हैं बुनियादी तौर पर, तो हम क्या करेंगे, हम सी से डिवाइड कर देते हैं दोनों साइड्स पर। डिवाइडिंग बाय सी, डिवाइडिंग बोथ साइड्स बाय सी। लेफ्ट साइड पर आ गया सी इज इक्वल टू ए कोसाइन बी प्लस बी कोसाइन ए। यही स्टूडेंट्स हमें प्रूव करना था। आपको दूसरे लॉज ऑफ प्रोजेक्शन जो रिमेनिंग टू हैं वो प्रूव करने हो तो आप समझ गए हैं कि आप यहां पर अगर ए को छोड़ देंगे, वेक्टर ए को, तो आपके पास ए वाला प्रूफ आ जाएगा, और अगर आप यहां पर बी को छोड़ देंगे तो वेक्टर बी वाला, इनफैक्ट बी वाला जो है प्रूफ आपके सामने हासिल होगा। स्टूडेंट्स, यहां पर इस लेक्चर को एंड करते हैं। एक्सरसाइज 7.3 का यहां पर इख्तिताम हुआ। आप अच्छी तरह से इस एक्सरसाइज की प्रैक्टिस कीजिएगा। थैंक यू एंड अल्लाह हाफिज।